Hi friends, I am CA Sanjay Mundra from Kolkata. जब आप एक चैप्टर फ्रीज कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं, then it is always advisable कि आप उसको एक बार, दो बार, तीन बार रिवाइज करो। लेकिन उसके बाद उस चैप्टर को बार बार पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है यदि आपने पहले दो या तीन बार उस चैप्टर को बहुत ही प्यार से पढ़ा है। Thereafter, if you are repeating the same chapter again and again, then somewhere you are wasting your time. But you need to be in touch with the chapter. Now, after two or three revisions, thereafter, you need to be in touch with the chapter, and now you need to focus on the smart point of the chapter. कुछ specific point of the chapter जो कि एग्जाम्स में पूछते हैं, क्लाइंट पूछते हैं, रेलिवेंट है, मार्केट ओरिएंटेड है। ये स्पेशल नॉलेज ही एग्जाम्स में रेलिवेंट है, क्लाइंट के लिए रेलिवेंट है, प्रैक्टिस के लिए रेलिवेंट है, नॉलेज के लिए काम की चीजें हैं। क्योंकि जो आप पूरा चैप्टर रिवाइंड कर रहे हो ना, ये तो बहुतों को आता है, परंतु स्पेसिफिक जब क्वेश्चन पूछा जाता है कुछ टेक्निकलिटीज पे, तो वो नॉलेज लड़खड़ा जाता है। ये सीरीज जिसका हमने नाम दिया है रीड टू लीड सीरीज, ये सीरीज में हम आपको चैप्टर्स के कुछ खास बातें बताएंगे। ये वीडियो कंपैरेटिवली बहुत छोटे होंगे, 5-10 मिनट के, डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द चैप्टर। 5 मिनट में आपको जीएसटी का एक चैप्टर एक बार टच हो गया, और खास खास बातें जो एग्जाम ओरिएंटेड है, मार्केट ओरिएंटेड है, वो आपको रिवाइंड होगी। आई होप आपको हमारा ये अटेम्प्ट पसंद आए। डू यू नो रीड टू लीड सीरीज? इस सीरीज में एक चैप्टर हमने उठाया है सप्लाई। कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछता हूं, आप एक बार मनन करिए, अंदर ही अंदर उसको रिवाइंड करिए कि क्या आपको उसका आंसर आता है। नहीं तो उसके बाद मैं उसको क्लैरिफाई करूंगा, आंसर करूंगा। आता है तो उसके बाद अपने मेरे आंसर से एक बार मैच कर लेना। क्वेश्चन भाई, छोटा सा क्वेश्चन है। ये फैक्ट्री, एक बिजनेस हाउस अपने एम्प्लॉय को मील प्रोवाइड करता है, परंतु ये मील फ्री मील नहीं है। इस फूड के लिए एम्प्लॉइज की सैलरी से पैसे काट लिए जाते हैं, लेकिन जितने पैसे एम्प्लॉय से लिए जाते हैं, ये पैसे एग्जैक्टली या लेस देन कॉस्ट टू एम्प्लॉयर। यानी उस मील का कॉस्ट एम्प्लॉयर का पड़ता है 100 रुपीज, तो एम्प्लॉय से लिया जाता है 70, 80, 90, 100। यानी एट कॉस्ट और बिलो कॉस्ट एम्प्लॉय को दिया जाता है। देयर इज नो इंटेंशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये जो बिलो कॉस्ट हम लोग एम्प्लॉय को फूड दे रहे हैं, सैलड बी ट्रीटेड एज सप्लाई। द आर्ग्यूमेंट against this is that there is no profit element. This is not the business of the supplier. He had some other businesses. The point in favor, this is incidental to business and etc. etc. Now you need to judge whether this supply of food by employer to employee below cost is liable to GST. And answer is, in the case Caltech Polymers Private Limited, Kerala Advanced Ruling Authority has decided that this sort of supply by employer to employee shall be liable to GST because this is incidental to his business and profit need not be there. Profit is not the essential element to decide a particular transaction as supply. There must be consideration. Yes, there is consideration. Even it is below cost, still it shall be treated as consideration and the transaction shall be termed as supply. Therefore, the company, the employer is liable to pay
GST on this food supply to its employee. Do you know? Nice. आपको आता है, मुझे बहुत खुशी हुई। दूसरा लेते हैं। हेड ऑफिस अपनी ब्रांचेज के अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। हेड ऑफिस अपनी ब्रांचेज जो कि दूसरे स्टेट में लोकेटेड है, उनके लिए अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, आईटी सॉफ्टवेयर मेंटेन कर रहे हैं, बना रहे हैं। ये अकाउंट्स मेंटेनेंस या आईटी सॉफ्टवेयर बना के अपनी ब्रांचेस को देना, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। Question arises whether this free service by head office to its branch shall be liable to GST. मनन करिए, जज करिए, खुद सोचिए। The argument in favor, yes, it is supply because head office and branch are treated as two distinct entities, and even a free supply between distinct entity shall be treated as supply as per Schedule 1, Section 7. Argument against it, it is not treated as supply. That ultimately accounts are maintained by employee, and any service provided by employee to his employer is not a supply as per Schedule 3, Section 7. In the case Columbia Asia Hospital Private Limited, Karnataka Advanced Ruling Authority decided that maintenance of accounts by employee of the head office for its branches located in different states shall be termed as supply, and head office will be liable to pay GST on such supply at market rate of similar nature of service. This was the decision of the Advanced Ruling Authority, Karnataka. The argument was the same what I uttered earlier, that head office and branch दो अलग अलग एंटिटी मानी जा रही है, दो डिस्टिंक्ट एंटिटी है, और एक डिस्टिंक्ट एंटिटी दूसरे डिस्टिंक्ट एंटिटी को फ्री में भी सर्विस दे, विदाउट कंसिडरेशन भी सर्विस दे, तो ये सप्लाई माना जाता है, शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है। Therefore, this is a supply. एक और, printing of material with paper for an institute, दिस इज अ सप्लाई, इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि पैसे ले रहे हैं। एक इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल एक प्रिंटिंग कंपनी प्रिंट कर रही है और छाप के दे रही है। इसके लिए प्रिंटिंग कंपनी पेपर भी खुद अरेंज करती है, प्रिंटिंग भी खुद करती है और किताब बना के उन्हें दे रही है। इंस्टीट्यूट सिर्फ अपना कंटेंट दे रहा है, अपना इंटेलेक्चुअल कंटेंट दे रहा है, और वो कंटेंट की ओनरशिप अभी भी इंस्टीट्यूट की है। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि ये जो प्रिंटिंग कंपनी ने इंस्टीट्यूट को स्टडी मटेरियल बना के दिया, क्या ये सप्लाई ऑफ पेपर माना जाएगा, या सप्लाई ऑफ बुक माना जाएगा, या सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग सर्विस माना जाएगा? यदि आप इसे सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग बोल रहे हो तो दिस विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। यदि आप इसे सप्लाई ऑफ पेपर बोल रहे हो तो दिस विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, और यदि आप इसे सप्लाई ऑफ बुक्स बोल रहे हो तो दिस विल बी ट्रीटेड एज एग्जम्प्टेड सप्लाई। आंसर, मैं 2 मिनट पॉज इसलिए लेता हूं ताकि आप सोचो। आंसर, ये सप्लाई ऑफ बुक्स नहीं है, क्योंकि अभी भी जो इसका मेन कंटेंट की ओनरशिप है, वो इंटेलेक्चुअल राइट वो इंस्टीट्यूट का ही है, वो प्रिंटिंग कंपनी का नहीं है। इसलिए प्रिंटिंग कंपनी सिर्फ जॉब वर्क कर रही है, किताब बना के नहीं दे रही है। ओवर, इट इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ बुक्स। दूसरा,
अब ये सप्लाई ऑफ पेपर है कि सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग है, तो लॉ बोलता है ये दोनों है। इट्स अ कंपोजिट सप्लाई, जिसमें प्रिंटिंग भी दिया जा रहा है और पेपर भी दिया जा रहा है, परंतु इसमें प्रिंसिपल नेचर की सप्लाई जो है वो प्रिंटिंग माना जाएगा। इसमें प्रिंसिपल नेचर की जो सप्लाई है वो सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग माना जाएगा एज पर सर्कुलर 11/11/2017, और इसलिए पूरी की पूरी ये सप्लाई सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी, नॉट सप्लाई ऑफ पेपर। एक और लेते हैं, ये हमारा लास्ट है। सिंस ये वीडियो हमें छोटे बनाने हैं इसलिए हम लोग कम आइटम सेलेक्ट करें। जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, यदि ट्रांसपोर्ट सर्विस के साथ साथ लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, टेम्परेरी वेयरहाउसिंग, ये सब सर्विस भी दे रही है, तो इसको कौन सी कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे? कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, ट्रांसपोर्ट सर्विस, वेयरहाउसिंग सर्विस, लोडिंग सर्विस, पैकिंग सर्विस, व्हाट? इस रिगार्ड में थिंग टू बी नोटेड कि यदि आप इन सारी बंच ऑफ सर्विसेज का एक सिंगल प्राइस चार्ज करते हो, देन इट विल बी ट्रीटेड एज जीटीए सर्विस, और जीटीए सर्विस वाले प्रोविजंस इस पे अप्लाई होंगे, क्योंकि प्रिंसिपल नेचर ऑफ सप्लाई जीटीए ही है। परंतु यदि आप बिल में अमाउंट स्प्लिट करके देते हो कि ट्रांसपोर्ट का हम इतना लेते हैं, पैकिंग का हम इतना लेते हैं, लोडिंग अनलोडिंग का इतना लेते हैं, और वेयरहाउसिंग के लिए हमने इतना चार्ज किया, यदि आप ये अमाउंट स्प्लिट कर दो तो फिर ये रेस्पेक्टिव सप्लाई की तरह ट्रीट होंगे। ट्रांसपोर्ट वाला जीटीए माना जाएगा, पैकिंग वाला पैकिंग सप्लाई माना जाएगा, लोडिंग अनलोडिंग वाला लोडिंग अनलोडिंग सप्लाई माना जाएगा, एंड टेम्परेरी वेयरहाउसिंग वेयरहाउसिंग सप्लाई माना जाएगा। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको काम आएगा एग्जाम्स में भी और आपके रियल लाइफ में भी। तो यदि आप ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग सीए है तब भी आपके काम के वीडियो है, और यदि आप स्टूडेंट्स हैं तब भी आपके काम के वीडियो है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, ताकि हम ऐसे और अच्छे वीडियो आपके लिए बना पाए। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, प्रयास की जीएसटी की किताब का ये छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन है कि ये किताब कैसे बनाई गई है, कैसे डिजाइन की गई है। वैसे तो प्रयास की हर किताब भी बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली होती है, परंतु इस किताब ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हर स्टूडेंट्स ने इसका फीडबैक शानदार दिया। जितने भी यूजर हैं उस सभी ने इस किताब को बहुत अप्रिशिएट किया। तो मुझे लगा कि एक वीडियो बना के मैं सबको बता दूं कि भाई इस किताब से सबको फायदा हो रहा है। आपको भी यदि फायदा मिल जाए तो मुझे खुशी होगी। आपके मन में सवाल आता है ऐसी क्या बात है इस किताब में, आप तो किताब ही होगी। डेफिनेटली ये किताब की तरह ही ये किताब है, प्रिंटेड बुक है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसके कारण ये किताब काफी हद तक ट्यूशन को रिप्लेस कर देती है। देखिए, कोई भी चीज किसी को भी रिप्लेस नहीं कर सकती परफेक्टली। कोई किताब ट्यूशन को रिप्लेस नहीं कर सकती और कोई भी ट्यूशन बुक को रिप्लेस नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी यदि आप इस किताब को लेते हो तो बहुत हद तक आपको ट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो वो स्टूडेंट्स जो किसी भी कारण से ट्यूशन नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत काम का है, और यह किताब बहुत ज्यादा ही काम की है। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं आपको एक चैप्टर दिखाता हूं, इसका रजिस्ट्रेशन। बिलीव कीजिए कि जैसा ये चैप्टर है वैसे के वैसे सारे चैप्टर।
इंट्रो चैप्टर कोई भी टीचर कोई भी ऑथर अपने बुक का सबसे अच्छा बनाने की कोशिश करता है। मैं ये इंट्रो के बाद 10वां चैप्टर ले रहा हूं ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि यार इंट्रो अच्छा बनाया होगा, बीच में ऐसे ही होगा। रजिस्ट्रेशन चैप्टर एक बार देखते इस किताब में क्या स्पेशलिटी है। हर किताब की तरह इसमें भी पहले लॉ को बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझाया गया है। ये वो लैंग्वेज है जो आप एग्जाम्स में यूज कर सकते हैं, जैसे इंट्रोडक्शंस, सिग्निफिकेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन और 2 लाइनें लिखी हुई है। उसके बाद ये जो इसका लेट्स चैट फीचर है ना, ये इसकी स्पेशलिटी है। लेट्स चैट फीचर में हमने क्या किया है कि जैसे एक टीचर क्लास में जब समझाता है तो जिस भाषा का यूज करता है वो हिंदी इंग्लिश को मिक्स करके कैसे भी करके सिंपल वे में वो चीज समझाने की कोशिश करता है, वही प्रयास हमने किताब में किया है। जैसे रजिस्ट्रेशन हो तो जीएसटी में सप्लायर का स्टेटस है, रजिस्टर्ड हो तो आईटीसी मिलेगा, रजिस्टर्ड हो तो टैक्स इनवॉइस रेज कर सकते हैं, एंड कस्टमर में जीएसटी, कस्टमर से जीएसटी चार्ज कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, थ्रेशोल्ड सीलिंग से एग्रीगेट टर्नओवर ज्यादा हुआ तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। थ्रेशोल्ड सीलिंग से एग्रीगेट टर्नओवर ज्यादा हुआ तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा एंड जीएसटी देना पड़ेगा। यदि मणिपुर ब्रांच का टर्नओवर 6 लाख एंड हिमाचल प्रदेश ब्रांच का टर्नओवर 38 लाख है तो दोनों ब्रांच का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यदि मणिपुर ब्रांच का टर्नओवर 6 लाख है एंड हिमाचल प्रदेश ब्रांच का टर्नओवर 8 लाख है तो सिर्फ मणिपुर में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, क्योंकि मणिपुर ब्रांच के लिए एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड सीलिंग 10 लाख से ज्यादा है, परंतु हिमाचल के लिए थ्रेशोल्ड सीलिंग 40 लाख। तो आपने देखा, जो हम आपको क्लास में जिस तरीके से समझाते हैं उसी तरीके से हर प्रोविजंस को लेट्स चैट के माध्यम से कराया गया है। हर पैरा के नीचे हमने इसे यूज किया है ताकि स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबली इसको समझ पाए। लेट्स चैट। इसके अलावा जीएसटी में स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये रहती कि किताबों में सम्स, इलस्ट्रेशंस कम रहते हैं, लेकिन हमारा तो हर प्रोविजंस इलस्ट्रेटेड है। हर प्रोविजंस के नीचे हमने इलस्ट्रेशन डाला है। इवन रजिस्ट्रेशन जैसे थ्योरी चैप्टर में भी आपको इलस्ट्रेशंस की भरमार नजर आए। वीडियो छोटा बनाना है, इसलिए इसे काफी सारे और फीचर्स न बताते हुए मैं आपको इसका एक और मेन फीचर बताता हूं। चैप्टर के एंड में जब हम लोग जाते हैं तो एक एग्जॉस्टिव आपको एक्सरसाइज नजर आती है। ये एक्सरसाइज में हमने अपने मन से कोई क्वेश्चन नहीं डाला, इसमें हमने इंस्टीट्यूट द्वारा दिया हुआ आरटीपी और एमटीपी हमने यहाँ पे डाला, क्योंकि आप भी जानते हो स्टूडेंट्स के पास इतना समय नहीं है कि वो ज्यादा कुछ कर पाए। तो हमने अपने इलस्ट्रेशंस के थ्रू आपको टैक्स समझाया और आरटीपी एमटीपी सॉल्व करने की आपको सलाह दी थी। और भी बहुत सारे फीचर है, परंतु मैं इस वीडियो को और नहीं लंबा करना चाहता, तो यहीं पे मैं इसे एंड करता हूं। जैसे कि देखो कि एंड में चैप्टर में जीएसटी के सारे फॉर्म्स की समरी दी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दोस्तों, चैट वाली इस किताब की, व्हाट्सएप चैट वाली इस किताब का भरपूर आपको फायदा मिले, इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।